नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ हम सब के चैनल मंजिल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं हिंदी ग्रामर का पहला लेसन हिंदी वर्णमाला स्टार्ट करने जा रहा हूं। वर्णमाला का डिफिनेशन पहले देख लेंगे सरल शब्दों में। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला का डिफिनेशन है वर्णों या अक्षरों। इसमें देखने की बात है वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जबकि वर्णों के समूह या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ। वर्ण या अक्षर के व्यवस्थित का मतलब होता है जैसे क हो गया, क के बाद ख हो गया, ख के बाद ग हो गया, ग के बाद घ हो गया। ये देखिए व्यवस्थित रूप में है। ठीक, इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन यहाँ कहा है वर्णों के समूह। तो जैसे हमने मान लिया वर्णों के समूह कमल, यह एक वर्ण हो गया, दूसरा वर्ण, यहाँ तीसरा वर्ण। ठीक, वर्णों के समूह या सार्थक समूह या इसके साथ साथ, सार्थक मतलब साथ, व सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो एक शब्द का निर्माण हुआ, इसको मिला के एक शब्द का निर्माण हुआ। यानी कि जब कहे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, अगर व्यवस्था सीधे से दिया हुआ है तो वह वर्णमाला होगा, और अगर कहेगा वर्णों के सार्थक समूह या वर्णों का समूह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? शब्द। ये दोनों अंतर जानते रहिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर अगला देखेंगे भाषा की लघुत्तम इकाई। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? वर्ण या अक्षर। ठीक, जबकि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। जब सिर्फ पूछे लघुत्तम इकाई तो वर्ण या अक्षर होगा, लेकिन लघुत्तम सार्थक इकाई, अगर सार्थक इकाई का बात करें तो शब्द हो जाएगा। ठीक, अब हम देख लेंगे भाषा की सबसे छोटी से बड़ी इकाई का क्रम। सबसे छोटा होता है वर्ण या अक्षर, फिर उसके बाद शब्द, फिर शब्द के बाद पद, पद के बाद पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य, और उपवाक्य के बाद वाक्य। वाक्य में हम गद्यांश और पद्यांश की रचना करते हैं। तो सबसे बड़ी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई? वाक्य। क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वाक्य, और सबसे छोटी इकाई तो वर्ण या अक्षर। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे स्वर। ठीक, वर्णमाला दो प्रकार का होता है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक, तो स्वर को हम लोग देखेंगे। तो स्वर का डिफिनेशन है स्वतंत्र उच्चारित शब्दों को स्वर कहते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो स्वर क्या है? 13। स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से अगर देखेंगे तो 10 होगा। ठीक, स्वर को 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे क्या? उच्चारण में लगे काल, समय, प्राण, वायु या मात्रा। ये चारों शब्दों को आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में कभी कभी दे देता है कि उच्चारण में लगे काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, काल दे देगा। फिर कभी पूछता है उच्चारण में लगे समय के अनुसार स्वर कितने हैं, प्राण के आधार पर स्वर कितने हैं, वायु की मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं। तो कोई भी शब्द एक दे देगा, काल भी दे सकता है, समय भी दे सकता है, प्राण, इसीलिए मैंने सबका जिक्र कर दिया है। ठीक, तो उच्चारण में लगे काल या समय या प्राण या वायु के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और री आते हैं। ठीक, और फिर दीर्घ में अ, ई, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत में क्या होता है कि यहाँ ओम। अब मैं तीनों का अंतर समझाता हूँ आपको।
हम बोलते समय, इससे देखिए इसके इसके डिफिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है कि समय काल मतलब समय, समय प्राण वायु की मात्रा। हम बोलते समय जो भी वर्ण हम बोलेंगे उसमें कितना समय लग रहा है उसके आधार पर, देखिए अ ई उ री, इसमें कितना समय लग रहा है, तो उस इसके तुलना में इसमें इसमें अधिक समय लगेगा। इसमें देखिए आ कुछ ज़्यादा टाइम में बोला जा रहा है, ई उ ए ऐ ओ औ, और इसमें देखिए इसमें ये जो दिया है इसके वजह से ओम, ओम का जाप करते समय, ओम का जाप करते समय देखिए अधिक समय लगता है, इसलिए इसमें सबसे अधिक समय लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक, तो हम काल, समय, प्राण और वायु की मात्रा के आधार पर हम देखें। अब पहला हो गया, अब दूसरा हम पढ़ेंगे। रचना या बनावट की दृष्टि से, रचना या बनावट की दृष्टि से, तो इसको भी 3 भाग में बांटेंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में अ ई री पहले में भी था, प्राण और समय के आधार पर जो बटा था उसमें भी अ ई री, अ ई उ री ह्रस्व स्वर में था। दीर्घ में आ ई उ, इसमें दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा आ ई उ, इसका बड़ा रूप। ठीक, और संयुक्त स्वर में ए ऐ और ओ औ। लेकिन संयुक्त स्वर में अब देखना होगा एक टेक्निकल, यहाँ देखिए बात आ गई है कि ये जो संयुक्त स्वर होता है, ये जो संयुक्त स्वर होता है, ये जितने ये 4 स्वर हैं संयुक्त स्वर के, ये चारों स्वर 2-2 वर्ण से मिलकर बने हैं। दीर्घ स्वर, ये देखिए पहले दीर्घ स्वर और ये भी 2-2 स्वर से मिलकर, 2-2 स्वर से मिलकर बने हैं। ठीक, तो अब देखिए दीर्घ स्वर 2 समान स्वर से, 2 समान स्वर से मिलकर बने हैं। आ किससे बना है, अधन आ से। ई किससे बना है, ई धन ई से। ऊ किससे बना है, ऊ धन ऊ से। तो क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा स्वर है जो 2 समान स्वरों से मिलकर बनता है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, आ दे सकता है, ई भी दे सकता है और ऊ भी दे सकता है, क्योंकि तीनों 2 समान स्वर से मिलकर बना है। फिर कभी पूछ लेगा कौन सा ऐसा स्वर है जो 2 भिन्न स्वरों से मिलकर बना है। किससे बना है, जो 2 भिन्न स्वरों से मिलकर बना है। तो इसमें देखिए ए, देखिए संयुक्त स्वर क्या है, ए ऐ ओ औ। अब ए किससे बना है, ए अधन ई से ए बना है। फिर अधन ए से ऐ बना है, अधन ऊ से ओ बना है, अधन ओ से औ बना है। ठीक, तो कभी कभी एग्जाम हॉल में इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है, कौन ऐसा स्वर है जो 2 भिन्न स्वरों से मिलकर बना है, तो ये चारों में से एक ऑप्शन में रहेगा। ठीक, और कभी ये पूछ लेता है ए स्वर किससे मिलकर बना है, तो ऑप्शन में अधनी देगा और 3 ऑप्शन बना देगा। ऐ किससे बना है, ऐ स्वर किससे बना है, तो ये दे देगा, 4 ऑप्शन और बना देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। और जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार में, 3 भागों में बटा है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मतलब हम जब किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारे जीभ का कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है। कुछ स्वर को हम जीभ के अग्र वाले भाग से बोलते हैं, कुछ स्वर को हम मध्य भाग से बोलते हैं जीभ के, और कुछ स्वर हम जीभ के पश्च भाग से बोलते हैं। तो अग्र वाले से छोटी, बड़ी, ए और ऐ, और मध्य वाले भाग से हम अ बोलते हैं, पश्च वाले से आ, ओ, औ, ऊ। ठीक, इसको बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि जीवा के अग्रभाग से कौन सा स्वर का उच्चारण किया जाता है, तो ऑप्शन दे देगा कोई भी। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ बनता है, पुटअप होता है। ठीक, अब मुख आकृति के आधार पर स्वर का भेद, मतलब हम बोलते समय हमारी मुख की आकृति किस तरह बनती है, तो समृद्ध स्वर। ठीक, समृद्ध स्वर में ई और उ आता है। ठीक, अर्ध समृद्ध स्वर में ए और ओ आता है, विवृत्त में आ आता है, अर्ध विवृत्त में
ए ओ आता है। ठीक, तो हम इसको देखेंगे और इसको अच्छे से रिवीजन करके तैयार किए रहेंगे। हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में वर्णमाला का लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुटअप होता है। ठीक, कैसे एग्जाम हॉल में बनता है क्वेश्चन। तो अच्छे से इसको तैयार किए रहेंगे, फिर आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कैसे यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है मुखाकृति के आधार पर। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन बने हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली करके। यहाँ दोनों साथ में रख लेते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ, तो यहाँ क्वेश्चन बना है संभावित प्रश्न। समृद्ध अग्रस्वर दे देगा। समृद्ध अग्रस्वर कौन से हैं? तो 2। देखिए समृद्ध में यहाँ समृद्ध स्वर है, समृद्ध में ई है। ठीक, और अग्र में देखिए यहाँ अग्रस्वर में ई, यानी इसमें भी दोनों कॉमन है, इसमें दोनों कॉमन, इसलिए समृद्ध अग्रस्वर कौन होगा? ई। फिर समृद्ध पश्च स्वर, समृद्ध तो है ही, समृद्ध में देखिए, और पश्च में देखिए कौन कॉमन है? तो उ। तो उ यहाँ भी उ है पश्च में, और समृद्ध में उ कॉमन है। ठीक, तो इसलिए समृद्ध पश्च स्वर कौन सा है? उ। फिर अर्ध समृद्ध अग्रस्वर, अर्ध समृद्ध ये है, और फिर अग्रस्वर में देखिए कौन सा है? तो ए कॉमन है, ए, इसलिए क्या होगा? ए हो जाएगा। अर्ध समृद्ध पश्च स्वर, अर्ध समृद्ध और पश्च स्वर में देखिए क्या कॉमन है? तो ओ कॉमन है, ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है। ठीक, तो ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ये सब क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन। अब हम व्यंजन पे आ गए, हमारा स्वर खत्म हो गया। स्वर में सिर्फ इतना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, कहीं भी देखिएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, बस इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद व्यंजन, कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कहते हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। मतलब ऐसा वर्ण जिसमें हम स्वर की उसमें सम्मिलन होता है, मतलब सम्मिलित रहते हैं, बिना स्वर के हम व्यंजन को नहीं उच्चारित कर सकते हैं। ठीक, तो व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, इसको नाम याद रखना बहुत जरूरी है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तीनों भाग हैं इसके व्यंजन के। पहले को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं, दूसरा अंतस्थ, और तीसरा ऊष्म। क्योंकि व्यंजन से यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तो आपका 3 प्रकार, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम पहला भाग पढ़ेंगे, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श और वर्गीय व्यंजन को हम देख लेंगे। तो स्पर्श और वर्गीय व्यंजन में सिर्फ क वर्ग, ख वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि 25 वर्ण। ये 25 वर्ण क क ग ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अ, त थ द ध न, प फ ब भ म, सिर्फ इतने आते हैं। ठीक, तो यही है वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। ठीक, इसमें देखिए च, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है च छ ज झ को क्या कहते हैं? तो च छ ज झ को स्पर्श संघर्षी कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कभी दे देगा च क्या है? तो एक ऑप्शन दे देगा स्पर्श संघर्षी, या दे देगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो च ऑप्शन में दिया रहेगा, 3 अन्य दे देगा, तो स्पर्श संघर्षी आपका आंसर होगा। कभी दे देगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है? छ दे देगा, 3 अन्य दे देगा, ज दे देगा, 3 अन्य दे देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर इसके बाद हम इसको आपको याद करने के लिए एक सारणी बनाए। ठीक, तो देखिए, ये देखिए, एक दिया है, नाम दिया गया है अघोष, एक दिया है अल्प प्राण, एक दिया है सघोष, एक दिया है महाप्राण। इन चारों का हम देखिए, चारों को किस लिए दिया गया है इसको बताते हैं। सघोष हम क्या, सघोष किसको कहते हैं? सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन हो। हम जब क को बोलते हैं तो हमारे गले के अंदर से, जब अंदर से आवाज़ निकलती है तो हमारे शरीर में कुछ कंपन निकलता है। तो हम सघोष में देखिए ग, अंदर से जब उच्चारित करेंगे तो अंदर से ऐसा लगेगा कुछ अंदर से नली में हमारे कंपन सा हो रहा है। ठीक, तो जो कंपन की स्थिति उत्पन्न करे उसको सघोष कहते हैं, और जिसमें कंपन की स्थिति न उत्पन्न करे उसको अघोष कहते हैं।
तो अघोष वाले शब्द ये वर्ण ये हैं और सघोष वाले कंपन वाले वर्ण ये हैं। ठीक, कंपन वाले वर्ण ये सघोष सघोष सघोष। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कभी दे देगा कि अघोष वर्ण कौन से हैं, तो एक क दे देगा, बाकी सघोष वाले वर्ण दे देंगे। ठीक, फिर दे देगा अघोष कौन से हैं, तो अघोष में ख दे देगा, बाकी सघोष वाले तीनों दे देंगे ऑप्शन में। फिर क्वेश्चन बनेगा कभी अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो अल्प प्राण वाला क दे देगा या छ दे देगा, ट दे देगा, प दे देगा, प दे देगा, ख च ठ ये दे देगा। अल्प प्राण में देखिए सिर्फ यही है, ये महाप्राण का है। ठीक, तो अल्प प्राण में ये दे देगा और महाप्राण का 3 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से आपको एक चुनना होगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम अब अल्प प्राण के बारे में बताते हैं। अल्प प्राण किसको कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। जब बोलते हैं हम तो कम हवा निकलता है, और महाप्राण में जब हम बोलते हैं तो अधिक हवा निकलता है। क तुरंत उच्चारित होता है, और ख देखिए ज़्यादा हवा निकलता है। कभी भी हाथ लगा के देखिए मुंह में, क पता नहीं चला, लेकिन ख देखिए ज़्यादा हवा निकलने की अनुभूति होगी। ठीक, तो ये हो गया। तो देखिए इस वाले में क वर्ग मतलब क से अंग। ठीक, ख वर्ग मतलब इसका ये पूरा च छ ज ज च छ ज झ को हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। ठीक, तो कभी पूछ लेगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो च छ ज झ। ठीक, फिर इसके बाद ट वर्ग ट ट ट ट, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प प ब भ म। इसको हम देखिए सेटअप किए हुए हैं, ये इसको हम तालु स कहते हैं, इसको मूर्धा, इसको दंत स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, तालु वर्ण, तालु स, मूर्धा स और दंत स। ठीक, और यह इसको देखिए इसलिए सेटअप किए हुए हैं कि देखिए स, कभी कभी हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, स क्या है, स अघोष है और महाप्राण है। तीनों स क्या है, अघोष और महाप्राण, क्योंकि इसकी श्रेणी में आ रहा है। ठीक, और य र ल व क्या है, तो सघोष हैं और अल्प प्राण है। ठीक, यानी कि हमको दिमाग में बैठाना है कि पहले और दूसरे खाने में अघोष आते हैं, और फिर तीसरा चौथा पांचवा, इसका फार्मूला है पहला दूसरे में क्या आता है, अघोष, पहले दूसरे में अघोष, तीसरा चौथा और पांचवें में सघोष। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। और फिर ये क्या है, पहला एक बार अल्प प्राण आएगा, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प, यानी कि पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवें में क्या होगा, अल्प प्राण, इसको लिख लीजिए। और फिर दूसरा और चौथे में क्या आएगा, महाप्राण। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो देखिए हमको ये भी बैठाना है कि दूसरे लाइन में तीनों स आते हैं, तीसरे लाइन में य र ल आते हैं, यानी ऊष्म वाला भाग, अंतस्थ वाला भाग, और फिर इसके बाद ये देखिए अंतस्थ वाला भाग। ठीक, अंतस्थ में य र ल आएगा। ठीक, और फिर ह किस में आएगा, चौथे वाले में, यानी कि जब हम दूसरे में देखेंगे, पहला और दूसरा अघोष होता है। ठीक, तो हम दूसरे में देखेंगे अघोष है, और फिर दूसरे में अल्प प्राण है कि महाप्राण, अल्प प्राण है पहले में, फिर दूसरे में महाप्राण, यानी कि अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, इसमें महाप्राण है और अघोष है, तो दूसरे में क्या है, अघोष महाप्राण, तो तीनों अघोष महाप्राण होगा। फिर तीसरे में क्या है, तीसरे में सघोष है और फिर अल्प प्राण है, दिमाग में बैठाए रहिए। तो य र ल व क्या होगा, सघोष और अल्प प्राण होगा। और घ में देखिए, घ में तीसरे लाइन में, ये चौथे लाइन में ह होगा, तो सघोष और महाप्राण। ठीक, और हम तालु स, मूर्धा स और दंत स, इन तीनों स को क्या कहेंगे, संघर्षी वर्ण या ऊष्म संघर्षी वर्ण। ठीक, इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में कई बार पूछा है कि संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं, तो एक ऑप्शन में दे देता है, 3 अन्य दे देता है, एक ऑप्शन दे देता है, उसी को टिक करना होता है। और कभी दे दिया होता है ऊष्म संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं, तो ऊष्म संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं, स। इसको तालु स कहते हैं, उच्चारण इसका स्थान है तालु, इसका है मूर्धा और इसको दंत स्वर। ठीक, अब आगे चलते हैं।
अंतस्थ स्वर किसको कहते हैं? अंतस्थ स्वर दूसरा वर्गीय या स्पर्शी हो गया, अब फिर दूसरा अंतस्थ स्वर य र ल व को क्या कहेंगे? अंतस्थ स्वर। फिर तीसरा ऊष्म स्वर, ऊष्म स्वर को क्या कहेंगे? तालु स होगा, मूर्धा स और दंत स, और क्या होगा? ह। ह को हम क्या कहेंगे? काकल्य वर्ण। पूछता है काकल्य वर्ण किसको कहते हैं? तो हम ह को कहते हैं। और स संघर्षी वर्ण है और ऊष्म संघर्षी वर्ण है, ठीक। और एग्जाम हाल में पूछेगा अर्ध स्वर किसको कहते हैं? तो दो होता है अर्ध स्वर, यह होता है और वह। फिर पार्श्विक स्वर किसे कहते हैं? या कंपित, पूछ लेगा कंपित स्वर किसको कहते हैं? ल होगा। और पार्श्विक स्वर किसको कहते हैं? तो ल होगा, ठीक। प्रकंपित या लुंठित स्वर को क्या कहते हैं? र कहते हैं, ठीक। अब संयुक्त व्यंजन, सॉरी स्वर जो हम बोलते हैं वो गलती से मुंह से निकल गया, तो ये पार्श्विक या कंपित वर्ण व्यंजन है, ठीक है। ये हम व्यंजन पढ़ा रहे हैं, तो ये पार्श्विक या कंपित व्यंजन ये है। प्रकंपित या लुंठित, ठीक, र है, ठीक। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छत्र, त्रंग, ज्ञ, स्र, ठीक। छत्रंग, ज्ञ, स्र। और फिर संयुक्त व्यंजन, देखिए हम संयुक्त स्वर पढ़े थे। संयुक्त स्वर में संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन में देखिए दोनों सामने लिखेंगे तब अंतर समझ में आएगा। संयुक्त व्यंजन में क्या था? ए, ऐ, ओ और औ था। तो ऐ किससे बना था? अ धन ई से, ठीक। ये किससे बना था? अ धन ए से, ठीक। ये किससे बना था? अ धन ई से, अ धन ऊ से। और ये किससे बना था? अ धन ओ से, ठीक। अब स्र भी वही है। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है। जैसे छत्र किससे बना है? क और स। क में देखिए हलंत रहेगा, ठीक। हलंत नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, कभी दे एग्जाम हलन दे देगा है। स्र का मतलब किन किन वर्णों से मिलकर स्वर छत्र बना है? तो क और स ऑप्शन में जिसमें रहे वही मारिएगा। और क में हरदम क्या हो? हलंत। छत्र किससे बनता है? त और र। त में हलंत रहेगा, ठीक। ज्ञा में ज और इय रहेगा, ज में हलंत रहेगा। स्र क्या रहेगा? तालु स रहेगा और र रहेगा, तो स में हलंत रहेगा। यानी कि तीनों फर्स्ट वाले में, पहले भाग में सब में हलंत रहेगा। फिर अमानक वर्ण किसको कहते हैं? घ हो गया, इसको घ नहीं कहेंगे, भ होगा, यहाँ साइड से ये निकला रहेगा और ल होगा, ये अमानक स्वर होता है। कभी भी हम एग्जाम किताबों में पढ़े होंगे उद्योग, द्योग, ये द, इसको द्य पढ़ते हैं, तो ये दो वर्ण से मिलकर बना होता है, द और य। हम पढ़ते हैं उद्योग, ठीक। तो जो द होता है ये आधा होता है, द क्या होता है? आधा होता है और यह पूरा होता है, ठीक। विद्यालय, इसको घ क्यों नहीं पढ़ते? अगर विद्यालय हम थोड़ी ना पढ़ेंगे, अब विद्यालय है ये, ठीक। विद्यालय ये किससे बना होता है? द और य से, तो द क्या होगा? आधा होगा, ठीक। उद्यम क्या होगा? उद्यम में द आधा होगा और य पूरा होगा, ठीक। ये मिलकर बनता है। ये किससे मिलकर बनता है? तो द और य से, ठीक। अब फिर आगे चलेंगे हम। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। द्विगुण, उच्छिष्ट और तारण जात, जितने हम नाम बता रहे हैं वो एग्जाम हॉल में भर भर के पूछा है। एग्जाम हॉल में वर्णमाला से सिर्फ नामों से ही क्वेश्चन आते हैं और किसी से क्वेश्चन नहीं, सिर्फ नामों पे क्वेश्चन आता है। पूछ लेता है द्विगुण वर्ण किसे कहते हैं? तो ड ढ। फिर पूछ लेगा ताड़न जात वर्ण किसे कहते हैं? तो ड ढ। द्विगुण और उच्छिष्ट वर्ण किसे कहते हैं? तो ड ढ, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम हॉल में। अब अयोगवाह क्या है? अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग। जिसमें एक बिंदी रहे ऊपर उसे अनुस्वार कहते हैं, और विसर्ग में जिसमें दो बिंदु है। जैसे हमने संधि जब पढ़ेंगे, कोई पढ़ा होगा तो जानता होगा,
संधि में तीसरा संधि होता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में यही दो बिंदु वाला, इसी को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, तो वत्सर्य उच्चारण स्थान के, अगर उच्चारण स्थान के रूप में देखेंगे तो उच्चारण करते समय न को हम क्या कहेंगे, जैसे हम मान लीजिए य को हम तालु से उच्चारित करते हैं। तालु, हमारे मुख आकृति में जो तालु है, तालु से हमारा जीवा टच करता है, तो तालु से हमारा य उच्चारित होता है। इसी प्रकार न हम किससे करते हैं, तो न करते हैं दंत और मसूढ़ा, जिसको हम वत्सर्य कहते हैं। वत्सर्य, ठीक। तो वत्सर्य को कहने का अर्थ है कि जो हमारा दंत होता है, दांत, और मसूड़ा, जब हम करते हैं, बोलते हैं न, तो ऐसा देखिए हमारा जीभ जाता है कि दांत को भी छूता है और उसके ऊपर वाले भाग मसूड़ा को भी छूता है। ठीक, जो हमारा मसूड़ा होता है, दांत के ऊपर वाला भाग, जो चमड़ी वो मोटा वाला जबड़ा होता है, वही मसूड़ा होता है। ठीक, तो दंत और मसूड़ा दोनों को टच करता है। तो न देखिए, न, ल, र, स, तीनों वहीं एक ही जगह टच करता है, तो हम वत्सर्य बोलेगा। न का उच्चारण वाला स्थान तो हम वत्सर्य मारेंगे, वत्सर ऑप्शन में दिया रहेगा। फिर ल का उच्चारण स्थान तो वत्सर्य, र का उच्चारण स्थान वत्सर्य, स का उच्चारण स्थान तो वत्सर्य। और कभी भी दे देगा आगत वर्ण किसे कहते हैं, आगत वर्ण तो किसको, फ, यहाँ नुक्ता लगा रहेगा, ज, फिर यहाँ नुक्ता लगा रहेगा। ठीक, आगत वर्ण। अब हम देखेंगे एक फार्मूला के रूप में है ये, तो इसको हम देखेंगे कि उच्चारण, जो हम क्वेश्चन उठता है कि उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान को हम देखेंगे कि वर्ण जो है कैसे उच्चारित किया जाता है, कौन कौन से भाग से। तो बच्चे एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो उस समय उनको यही याद करके रखना है, और बाकी सब वर्ण, जितने भी वर्ण हैं, सब इसी से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। कंठ मतलब हो जाएगा कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण। तो अ से, अ यानी कि अ और आ, ठीक, अ और आ, कंठ से क्या होगा, कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण ये सब है। ठीक, ये देखिए कंठ, ये कंठ, ठीक, कंठ, कंठ से उच्चारित होने वाले क, अ हैं, आ हैं। और क वर्ग का मतलब कि क से अंग तक, क से अंग तक नहीं, हम बता रहे हैं क से घ तक, क, ख, ग, घ, घ तक। ठीक, यानी क वर्ग का मतलब यहाँ तक। ठीक, कंठ से बोलेंगे। और ह यानी कि अकु मतलब अ, आ, कु मतलब क, ये देखिए फार्मूले में आ रहा है, क मतलब क वर्ग, ह मतलब ह। ठीक, बस ये तीन। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। फिर इचु सानाम तालु, तालु से बोले जाने वाले वर्ण ई च वर्ग, और यस, देखिए इसमें ई से ई, च से च वर्ग, य से य, स से तालु वाला स, यानी कि ये सब जो हैं किससे उच्चारित किए जाएंगे, तालु से, ये तालु से उच्चारित किए जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें मूर्धा, मूर्धा किससे उच्चारित किया जाएगा, मूर्धा देखिए, मूर्धा में क्या क्या होगा, मूर्धा में री होगा, ट वर्ग होगा, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ढ तक, तो ट वर्ग होगा, और फिर स होगा, स कौन सा स, मूर्धा वाला स। फिर री, री क्या होगा, री क्या होगा कि री इसमें बोला जाएगा उच्चारित, फिर त वर्ग रहेगा, फिर ल रहेगा, फिर स रहेगा। ठीक, उप मध्यमीय नाम, इसमें ओष्ठ, ओष्ठ से उ और प वर्ग, उ रहेगा और प वर्ग रहेगा, उ से उ, और इसमें क्या रहेगा, ई से ई, अ से आ। ठीक, और फिर इसके बाद ए दैतो, ए दैतो मतलब ए ऐ, इसमें क्या होगा, कंठ और तालु। कभी भी बोला जाएगा ए ऐ का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो क्या होगा, ऑप्शन दे देगा, ये किसका उच्चारण स्थान है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा एक कंठ प्लस तालु। ठीक, इस प्रकार से। फिर ओ देतो मतलब ओ औ, इसको कंठ और ओष्ठ, कंठ से बोला जाएगा और ओठ से। फिर इसके बाद वकारस, वकारस मतलब वकारस से किससे बोला जाएगा, दंत से। ठीक, और अनुनासिक मुखे मतलब अंग इय ड न म, ये नाक से बोला जाएगा, नाक से यानी कि नासिक।
ठीक। और हम एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को, ये जो हम बनाए थे इसमें, यहाँ देख लीजिए क वर्ग से बोले जाने वाले, यहाँ से क ख ग घ, तो इसको हम कंठ कंठ कंठ, और च से कंठ तालु यहाँ लिख लेंगे साइड में। ये जो बोला जाएगा च छ ज झ, ये तालु से, क्योंकि अंग इ ड़ न म ये अनुनासिक से बोला जाएगा। अनुनासिक मतलब नाक से। ये कभी बोल लेगा अनुनासिक वर्ण तो अंगा ऑप्शन में दिया रहेगा, इ अड़ न म, कोई भी एक ऑप्शन में दिया रहेगा, उसी को आपको टिक करना होगा। और बाकी इधर के जो चारों होते हैं, इसको पहले क वर्ग में क्या होगा, क ख ग घ, तो ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। फिर दूसरे वर्ण च वर्ग में च छ ज झ, क्या तालु से बोले जाएंगे। फिर कंठ तालु मूर्धा मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ठीक, ये सब लिख लेंगे आप। तो यानी कि प फ ब भ ये ओष्ठ से बोले जाएंगे, त थ द ध ये दंत से बोले जाएंगे, ट ठ ड ढ मूर्धा से बोले जाएंगे, च छ ज झ तालु से बोले जाएंगे, क ख ग घ इससे बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। और हमने बताया कि ये स किससे बोले जाएंगे, ये तालु से, ये मूर्धा से, और ये दंत से। और यहाँ हमने आपको बताया एक देखने के लिए, इसको भी लिख लीजिएगा कि कभी कभी लोगों को ये नहीं अच्छा लगता तो इसी से कर लेते हैं। तो ये वर्ण देखिए 2500 तो आपका क्लियर हो गया, उच्चारण स्थान यहाँ ये वाला। कभी कभी ये फार्मूला लोगों को नहीं पसंद आता, तो जिसको पसंद आता है ये कर लेते हैं, ये तो सबसे सूटेबल होता है, लेकिन याद नहीं कर पाते लोग, तो डायरेक्टली उनको याद करना होता है। तो ये तो 25 आपका याद हो गया। फिर इसके बाद स तीनों को याद कर लीजिए, स तालु मूर्धा, और फिर ये दंत। फिर यह किससे है, तो यह है आपका तालु से। फिर र किससे है, र और ल, ये वत्सर यानी वत्सर किससे बनता है, हरदम दंत मूल और मसूढ़ा, जो जबड़ा होता है उसको मसूढ़ा कहते हैं, और दंत आप दांत को जानते हैं। वह कार्य से यानी वज जो होता है, वह कार्य से दंत और ओष्ठ। देखिए वह बोलिए, देखिए आपका दांत और ओष्ठ दोनों साथ में टच करेगा, वह तो दंत और ओष्ठ। और ह किससे होगा, तो ह होगा हमारा कंठ से, ठीक। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो हमारा वर्णमाला यही समाप्त हुआ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।